दही बना रहे थे। आपको पता है उसमें अगर कोई लिविंग बीन्स का यूज़ हो रहा था, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का यूज़ हो रहा था। बैक्टीरिया क्या है? एक लिविंग बीन्स है, ठीक है। लिविंग बीन्स का यूज़ करके हम क्या कर रहे थे? एक नई चीज़ बना रहे थे। तो टेक्नोलॉजी मीन्स क्या होता है? बायोटेक्नोलॉजी में आप यही चीज़ पढ़ेंगे कि कुछ ऐसी लिविंग बीन्स है, ऐसे प्रोडक्ट बनाए जो हमारी सेवाओं के लिए रहे। और सेवाएं कौन लेता है? ह्यूमन बीन्स लेता है, मनुष्य लेता है, ठीक है। तो बायो लिविंग बीन्स, टेक्नोलॉजी मतलब टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हैं। अगर हम किसी लिविंग बीन्स का यूज़ करके उससे कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं और वो हमारे यूज़ के लिए ले रहे हैं, वही तो होती है टेक्नोलॉजी। वही आप बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे। बायोटेक्नोलॉजी में आप देखेंगे कि आपने देखा कि दही बन रहा, ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी पुराने समय से चला आ रहा है, लेकिन अभी तक उसका अभी भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं धीरे धीरे। सबसे पहले हम ट्रेडिशनल पुरानी बातें करते हैं। दही बन रहा था, मिल्क से क्या बन रहा था? दही। लैक्टोबैसिलस का यूज़ हो रहा था। आपने बाइन भी पढ़ा था, बाइन में किस ईस्ट का यूज़ हो रहा था? हाँ, है ना, सैक्रोमाइसिस सैराबीसी ईस्ट का यूज़ हो रहा था। इसमें भी कहीं ना कहीं लिविंग बीन्स का यूज़ हो रहा है। फिर आपने देखा था ब्रेड भी बन रहा था। ब्रेड में किस ईस्ट का यूज़ हो रहा था? है ना, बेकर ईस्ट का यूज़ हो रहा था। फिर आपने देखा ब्रेड भी बना, वाइन भी बना, कर्ड भी बना, डोसा इडली भी खाया है आपने, है ना, इसमें भी यूज़ हो रहा था ना ईस्ट का। तो कहीं ना कहीं ये ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी है, परंपरागत विचार जो कि चले आ रहे हैं, उन्हीं टेक्नोलॉजी को आज मॉडर्न तरीके से उन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम सेवाएं ले रहे हैं। आपने देखा कितना ज़्यादा चेंजेस आ गए। पहले कुछ होता था, कुछ और होता था, अब कुछ और हो रहा है। एक एग्जाम्पल और दे रहे हैं, आपने सुना होगा IVF, है ना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। आपने पुराने समय से ये देखा है कि एक बेबी को बर्थ एक माँ ही कर सकती है, लेकिन आज की टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हम एक बेबी का बर्थ एक लेबोरेटरी मेथड के थ्रू एक परखनली शिशु का निर्माण कर सकते हैं ना। यही तो टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी। फिर आपने देखा कि अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई भी जीन में डिफेक्टेड जीन आ जाता है, कोई दोषपूर्ण जीन आ जाता है, उसमें भी हम सुधार कर सकते हैं। किसके थ्रू? मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ये हमारी टेक्नोलॉजी से थ्रू हो रहा है। दूसरी चीज, आप एक नया जीन भी सिंथेसाइज कर सकते हैं, नया जीन का भी संश्लेषण कर सकते हैं, ये भी आपकी टेक्नोलॉजी के पार्ट्स हैं। तो पुराने विचार और आज के विचार, दोनों विचारों को अगर हम इंटीग्रेशन कर दें, दोनों विचारों का अगर हम समायोजन करें, तो एक डेफिनेशन दी है EFB वालों ने, यूरोपियन फेडरेशन बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी ने उन्होंने बोला कि आपके परंपरागत विचार और आज के आधुनिक विचार दोनों का अगर हम समायोजन कर दें, और समायोजन करके जो परिभाषा आती है, जिससे आपके नए उत्पाद बनते हैं, जो आपकी सेवाओं के निर्माण के लिए तैयार करे गए हैं, वो सभी पार्ट्स आपके बायोटेक्नोलॉजी के हैं। किसके पार्ट हैं? बायोटेक्नोलॉजी। इज दैट क्लियर? कि टेक्नोलॉजी मीन्स क्या होता है कि जो भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, किसी भी लिविंग बींग्स में हम जो भी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, टेक्निक्स का, वो सभी हमारे लिए हैं, वो सभी सेवाएं आपके लिए हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी मीन्स बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, टेक्नोलॉजी मतलब तकनीक का यूज़ कर रहे हैं, और जिस तकनीक का यूज़ कर रहे हैं उससे आप सेवाएं ले रहे हैं, यही होती है बायोटेक्नोलॉजी। तो आप इस बायोटेक्नोलॉजी में एग्जाम्पल में अगर ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी याद रखना, तो याद रखना दही बन रही है, शराब बन रही है, और क्या बन रहा है? डोसा, इडली, ये सारी चीज़ें परंपरागत चल रही हैं। और आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी में परखनली शिशु का निर्माण हो रहा है, एक नया जीन सिंथेसाइज हो रहा है, और एक DNA से वैक्सीन बन रही है। आपने देखा ना, एंटीबायोटिक्स बन रही हैं, टीके बन रहे हैं, और सबसे अच्छा क्या हो रहा है? आपकी बॉडी के अंदर कोई डिफेक्टेड जीन है, उस डिफेक्टेड जीन में भी सुधार हो रहा है। ये सारी बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हो रहा है। आई बात समझ? इन सभी आपकी पुरानी और नई दोनों टेक्नोलॉजी को मिलाकर एक परिभाषा दी EFB वालों ने, यूरोपियन फेडरेशन टेक, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। ठीक है, तो समझ में आया मेरा बेसिक चीज़ें कि बायोटेक्नोलॉजी मीन्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में बायोटेक्नोलॉजी मीन्स क्या होता है। बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। बायो मीन्स होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म।
लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म। टेक्नोलॉजी मीन्स टेक्नोलॉजी मीन्स होता है टेक्निक्स, टेक्निक्स का यूज। और टेक्निक्स का यूज किसके लिए ले रहे हैं हम? इसमें हो क्या रहा है? प्रोडक्ट एंड सर्विस। जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं उससे हम सेवाएं ले रहे हैं, ठीक है। जीवित, जीवित जीव, जीवित जीव का तकनीक में यूज करके हम उनसे सेवाएं ले रहे हैं। समझने के लिए लिखना नहीं अभी, सेवाएं ले रहे हैं। समझ में आया? बायोटेक्नोलॉजी, बायो लिविंग बींग्स होते हैं। टेक्नोलॉजी क्या होता है? तकनीक का यूज करके जो भी प्रोडक्ट बन रहा उससे आप सेवाएं ले रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने, अगर हम ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी देखें, पुराने समय की ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी, परंपरागत तकनीक, अगर हम परंपरागत तकनीक देखें तो आपने देखा मम्मी लोग क्या करती थी? मिल्क का क्या बना देती थी? कर्ड बना देती थी। दही का निर्माण करते थे, कर्ड बन जाता था। और क्या देखा आपने? वाइन बनती है। और क्या देखा बनते आपने? ब्रेड देखा है बनते। और क्या देखा है आपने? डोसा, इडली, है ना, ये सारी चीज़ें देखी हैं आपने। इन सारी चीज़ों में माइक्रोब्स का यूज़ हो रहा था। आई बात समझ? इसलिए चैप्टर मैंने उससे रिलेटेड है ये चैप्टर, इसलिए बायोटेक्नोलॉजी लिया कि किसका यूज़ कर रहे थे हम? माइक्रोब्स। और माइक्रोब्स क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना। आपने पढ़ के ही हैं कि हम बैक्टीरियाज का, फंगस का और छोटे छोटे माइक्रोब्स का यूज़ करके ये सारी चीज़ें बना रहे थे। ये कौन सी टेक्नोलॉजी होगी आपकी? ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी, परंपरागत विचार। मम्मी लोग के पुराने विचार होते हैं ना। अभी भी कई बच्चियों को दही बनाते नहीं बनता होगा कि कैसे बनता है, मार्केट से लेकर आते बनता है, लेकिन घर पे नहीं बनता। लेकिन मम्मी लोगों से पूछोगे तो वो बताएंगी कि भाई थोड़ा सा दही डालो बेटा, मिल्क। और आपने देखा है जब हम दही बनाते हैं तो एक टेम्परेचर पे रखते हैं लो टेम्परेचर पर, और कंटामिनेटेड कंडीशन भी रखते हैं जहाँ पे एक बिल्कुल माइक्रोब्स ना, ऐसा ना हो कि दही खराब भी हो जाए, हो जाता है ना, फंगस लगे, स्मेल भी आने लगती है। उसको ढककर रखते हैं, एक लो टेम्परेचर में रखते हैं, और रात को जब सोते उस टाइम पे उसमें दही डाल देते हैं मिल्क में और रख देते हैं। ज़्यादा गर्मी में भी नहीं रखते, एक नॉर्मल टेम्परेचर में रखते हैं, आपने देखा है। और आप जब देखोगे उसी दूध में प्रेसिपिटेट बन जाएगा रातों रात। और ये प्रेसिपिटेट कौन से बैक्टीरिया की वजह से बनता है? लैक्टोबैसिलस। और जब उसमें आप चक्कर देखोगे खट्टा खट्टा लगेगा, कौन सा एसिड? लैक्टिक एसिड। क्लियर? चलिए, ये हो गई हमारी परंपरागत तकनीक। अगर हम बात करें मॉडर्न टेक्नोलॉजी की, किसकी बात करें? मॉडर्न, बातें नहीं बच्चों, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात करें, आधुनिक, अभी की बात करें, आधुनिक टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें बेटा, तो आधुनिक में सबसे पहले हमारे माइंड में आता है आईवीएफ। क्या आता है? आईवीएफ। आईवीएफ का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। सभी पढ़ के आए 12th क्लास में, फुल फॉर्म लिख लेना। ये लिख लिया क्या? इसको कहाँ से ऑफ होगी? कर दो। आईवीएफ, आईवीएफ का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन।
विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मीन्स होता है परख नली शिशु का निर्माण, निषेचन के द्वारा परख नली शिशु का निर्माण। परख नली शिशु का निर्माण। किसका निर्माण कर रहे हैं? परख नली शिशु का निर्माण आधुनिक तकनीक के द्वारा। ठीक है, और क्या कर रहे हैं हम? डीएनए वैक्सीन, डीएनए से टीका का निर्माण कर रहे हैं। डीएनए वैक्सीन, डीएनए टीका का निर्माण। ठीक है, डीएनए टीका का निर्माण कर रहे हैं। और क्या कर सकते हैं हम इस टेक्नोलॉजी के थ्रू? और हम बना सकते हैं जीन को सिंथेसाइज करते हैं, न्यू जीन को सिंथेसाइज कर सकते हैं। हाँ, जीन को सिंथेसाइज, जीन सिंथेसाइज या जीन का संश्लेषण, जीन संश्लेषण, जीन संश्लेषण। और एक और क्या काम है इसका? एंटीबायोटिक्स बनाना, एंजाइम का निर्माण करना, और क्या बोल सकते हैं हम, कोई भी डिफेक्टेड जीन उसमें भी सुधार करना। लिख लीजिए, एंटीबायोटिक्स। टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है सबसे ज़्यादा दवाइयाँ बनाने में, एंजाइम्स बनाने। आपको पता है कपड़ों के दाग धब्बे छुटाने के लिए कौन सा एंजाइम? लाइपेज है ना। ये डिटर्जेंट में भी क्या यूज कर रहे हैं? लाइपेज। एंटीबायोटिक्स बनाने में, एंजाइम्स बनाने में, ये सारी टेक्नोलॉजी का यूज करके आपकी सेवाओं के लिए बायोटेक्नोलॉजी काफ़ी यूजफुल होती है। एंटीबायोटिक्स, एंजाइम्स बनाने में। ठीक है, देखिए ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं कर्ड बनाने में, वाइन बनाने में, ब्रेड बनाने में, और डोसा बनाने में, और इडली बनाने में। और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का आईवीएफ में यूज़ कर रहे हैं, परख नली शिशु के निर्माण करने में, और डीएनए वैक्सीन के निर्माण करने में, जीन को सिंथेसाइज करने में, और एंटीबायोटिक्स और एंजाइम्स बनाने में। क्लियर? समझ आया कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी क्या होती है? ये सभी बायोटेक्नोलॉजी के पार्ट होते हैं बेटा। इन्हीं के बारे में आपको पढ़ना है कि बायोटेक्नोलॉजी एक्चुअल में होती क्या है। चलिए, फिर एंटीबायोटिक्स के बाद यहाँ पर लिखना आप बेटा नेक्स्ट पॉइंट कि जब भी कोई दोषपूर्ण जीन होता है उसमें भी सुधार करने के लिए हम किसका यूज़ कर रहे हैं? बायोटेक्नोलॉजी, जिसको बोलते हैं हम जीन थेरेपी। रिप्लेसमेंट ऑफ, इसके नीचे लिखना बेटा, रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टेड जीन। रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टेड जीन है ना। दोष मुक्त जीन का सुधार, दोष मुक्त जीन का सुधार। अगर ये जीन का सुधार हो रहा है तो इसको क्या बोल सकते हैं हम? जीन थेरेपी भी बोल सकते हैं। इतना समझ आया कि टेक्नोलॉजी क्या होती है, बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है। सेवाएं मिल रही हैं आपको टेक्नोलॉजी। अगर किसी लिविंग बीइंग में कोई भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है लेबोरेटरी मेथड से, और उससे आपको सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी में क्या होता है, इस पूरे चैप्टर में आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ना। क्या पढ़ना है? जेनेटिक इंजीनियरिंग, आनुवांशिक इंजीनियरिंग। तो बायोटेक्नोलॉजी में प्रिंसिपल्स होते हैं। तो सबसे पहले मॉडर्न टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी दोनों का क्या कर दो? इंट्रीगेशन। क्योंकि क्या हो रहा था, सब अपनी अपनी अलग अलग डेफिनेशन दे रहे थे।
फिर इस पे आए हमारे EFB, कौन आए? EFB। कौन आया? EFB। EFB यूरोपियन फेडरेशन बायोटेक्नोलॉजी, फुल फॉर्म पूछा जाता है। यूरोपियन फेडरेशन, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, EFB। क्या होते हैं EFB? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यूरोपीय जैव प्रौद्योगिकी संघ, यूरोपीय, बताओ, यूरोपीय जैव प्रौद्योगिकी संघ। जैसे कि मैंने आपको बताया मॉडर्न टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी, पुराने समय की टेक्नोलॉजी और अभी के समय की टेक्नोलॉजी, दोनों का अगर हम क्या कर दें, समायोजन, इंटीग्रेशन कर दें, उसको दोनों को मिलाकर एक डेफिनेशन बनी है, दोनों को क्या कर देंगे, हम मिला देंगे। तो EFB वालों ने एक डेफिनेशन दी है, तो लिखिए उस डेफिनेशन को बेटा। इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, डेफिनेशन लिखिए इसकी, EFB वालों ने जो डेफिनेशन दी है। इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस जो आपको नेचर से मिली हर चीज, मतलब ट्रेडिशनल। इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, अगर हम नेचुरल साइंस की बात करें तो पुराने समय की बात कर रहे हैं। कब की बात कर रहे हैं बेटा? पुराने समय की बात कर रहे हैं। एंड ऑर्गेनिज्म सेल, ऑर्गेनिज्म सेल्स, और अभी की बात करें तो मॉलिक्यूलर एनालॉग। मॉलिक्यूलर एनालॉग मतलब आपकी बॉडी के अंदर मॉलिक्यूलर चीजें क्या होती हैं? DNA और RNA। DNA और क्या होते हैं? RNA। आपके सेल के अंदर DNA और RNA होता है, इनका यूज करके हम क्या करते हैं, काफ़ी कुछ चेंजेस कर देते हैं। आपका DNA लेंगे, दूसरे होस्ट में ट्रांसफ़र करा देंगे, उसके फिनोटाइप में क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा। यही तो टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है। पार्ट्स देयर ऑफ मॉलिक्यूलर एनालॉग, पार्ट्स देयर ऑफ मॉलिक्यूलर एनालॉग। मॉलिक्यूलर एनालॉग्स मीन्स होता है आपके सेल के अंदर DNA और RNA जो जेनेटिक मटेरियल, उनका इंटीग्रेशन, उनका क्या होता है, इंटीग्रेशन। आपने देखा है आपकी बॉडी के अंदर DNA भी होता है और RNA भी होते हैं, ये जेनेटिक मटेरियल होते हैं। अगर मुझे आपकी बॉडी के अंदर, आपने देखा ना एलियंस लोग होते हैं, उनकी कोई चीज़ आपको अच्छी लग गई तो आप क्या करो, आपकी टेक्नोलॉजी में यूज़ करोगे, क्या करो आप उसमें जैसे कि आपने देखा है कि कुछ बैक्टीरिया हैं, इनमें क्या हो रहा था, कुछ डिजीज़ क्या हो रही थी, जैसे आपको कॉमन कोल्ड हो जाता है, उसके लिए आप दवाई का यूज़ करते हैं। हो सकता है वो किसी बैक्टीरिया या माइक्रोब से बनी हो, क्यों? क्योंकि उसके अंदर इतना पावर है जिससे आपको बचा सके उस बीमारी। तो वही बोल रहे हैं कि इससे हम क्या कर रहे हैं, एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विस, फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। सिंपल बात है, उन्होंने ये बोला है कि आप नेचुरल साइंस को मिला लो, पुराने समय की साइंस और आपके आज के समय की मॉलिक्यूलर एनालॉग, इन दोनों का मिलाकर जो इंटीग्रेशन होता है, जो समायोजन होता है, उससे एक डेफिनेशन दी है इन्होंने। किन्होंने दी है? EFB वालों ने। परंपरागत विचार और आधुनिक विचार दोनों को ही मिलाकर एक डेफिनेशन दी है। उन्होंने बोला है कि नेचुरल साइंस ऑर्गेनिज्म सेल्स पार्ट्स ऑफ देयर मॉलिक्यूलर एंड प्रोडक्ट ऑफ सर्विस, इंटीग्रेशन। इसको हिंदी में लिखें, लिखिए, दोनों परंपरागत विचार व
आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी का विकास समावेश। दोनों परंपरागत विचार व आधुनिक मॉडर्न जैव प्रौद्योगिकी का समावेश। क्या है? समावेश, इंटीग्रेशन, पुरानी और नई टेक्नोलॉजी का समावेश, जिससे नए उत्पाद और सेवाओं के लिए निर्माण होता है। नए उत्पाद और सेवाओं के लिए। नए उत्पाद और सेवाओं के लिए। आई बात समझ में? क्या बोल रहे हैं? सिंपल बात है, पुरानी टेक्नोलॉजी और नई टेक्नोलॉजी दोनों का इंटीग्रेशन कर दिया, और इंटीग्रेशन करके जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं वो आपकी सेवाओं के लिए है। वो आपकी क्या है? सेवाओं के लिए। अंडरस्टैंड क्या बोल रही हूं मैं? कि ईएफबी ने क्या डेफिनेशन दी है? दोनों को मिला दिया और उससे कोई प्रोडक्ट बनाया, वो आपकी सेवाओं के लिए। यही तो डेफिनेशन है। अगर पूछ लें कि ये डेफिनेशन किसने दी है, कि दोनों परंपरागत विचार और आधुनिक जैव बायोटेक्नोलॉजी का समावेश की डेफिनेशन किसने दी है? ईएफबी ने। ईएफबी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इतना समझ आया बच्चों? है ना? इतना आया ना? मॉडर्न की भी बात हो गई और ट्रेडिशनल भी बात हो गई, और दोनों को मिला के एक डेफिनेशन दे दी। उस डेफिनेशन किसने दी है? ईएफबी वालों ने दी है। ठीक है, चलिए एक और लिख लें आप लोग। प्राकृतिक विज्ञान, और करके लिखें, हिंदी वाले लिखना। प्राकृतिक विज्ञान व जीवो कोशिकाएं। प्राकृतिक विज्ञान व जीव कोशिकाओं एवं उसके अंग। प्राकृतिक विज्ञान व जीव कोशिकाओं, उसके अंगों तथा आणविक अनुरूपों का समायोजन। आणविक अनुरूपों का समायोजन। प्राकृतिक विज्ञान व जीवों कोशिकाओं, उसके अंग तथा आणविक अनुरूपों का समायोजन। ये भी क्या है? डेफिनेशन ईएफबी की है। वही चीज़ सिंपल है, और वही चीज़ उन्होंने क्या बता दिया? मॉलिक्यूलर एनालॉग, आणविक अनुरूप। क्या बोला है? आणविक अनुरूप। आणविक अनुरूपों का समायोजन। आणविक अनुरूप होते हैं मॉलिक्यूलर। आपकी सेल के अंदर डीएनए और आरएनए मटेरियल की बात करी है। अगर आपके डीएनए और आरएनए मटेरियल का यूज करके मैं कोई प्रोडक्ट बना लूं, तो ये बायोटेक्नोलॉजी में आ जाएगा ना? किस में आ जाएगा? बायोटेक्नोलॉजी में। चलिए अब पढ़ेंगे हम प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है क्या बेटा? नहीं है ना? चलिए अब पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्या होता है? बायोटेक्नोलॉजी के भी कुछ प्रिंसिपल होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के सिद्धांत। जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत। जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग, आनुवांशिक इंजीनियरिंग। आनुवांशिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है? जेनेटिक इंजीनियरिंग, इस पे पढ़ाई भी करते हैं लोग, है ना? हाँ, जेनेटिक इंजीनियरिंग को हम बोल सकते हैं आरडीएनए टेक्निक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? आरडीएनए टेक्निक। आरडीएनए टेक्निक मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए।
मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण। इसी टेक्निक को बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण। रिकॉम्बिनेंट मतलब पुनर्योगज, क्या बोलते हैं हम इसको? पुनर्योगज। पुनर्योगज तकनीक का यूज, तकनीक से। और एक पढ़ेंगे हम केमिकल इंजीनियरिंग। और इसी को हम बोलते हैं बायो प्रोसेस। केमिकल इंजीनियरिंग या रासायनिक इंजीनियरिंग, या बोल सकते हैं हम क्या बोलेंगे? बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग। दूसरा नाम क्या है इसका? बायो प्रोसेसिंग। बायो प्रोसेसिंग। रासायनिक इंजीनियरिंग। चलिए, बायो प्रोसेसिंग या केमिकल इंजीनियरिंग। समझिए कि प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के दो प्रिंसिपल होते हैं, एक होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग, एक होती है केमिकल इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करते हैं बेटा? हम आरडीएनए बनाते हैं। पूरे चैप्टर में आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग ही पढ़ना है। क्या पढ़ना है आपको? जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा आप क्या बनाएंगे? आरडीएनए। आरडीएनए मतलब कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण करेंगे आप लोग। रिकॉम्बिनेंट डीएनए में आप पढ़ेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग में। सिंपल बात है बेटा, आप आपके या किसी भी होस्ट या कोई भी एनिमल है उसके डीएनए में और आरएनए में केमिकली कोई चेंजेस करके दूसरे होस्ट में अगर आप ट्रांसफ़र करते हैं, वो कौन सी इंजीनियरिंग कहलाती है? जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या कहलाती है? जेनेटिक इंजीनियरिंग। जिससे आपके फिनोटाइप में परिवर्तन होता है। ये टेक्नोलॉजी है। क्या है? टेक्नोलॉजी। सिंपल बात है कि अगर आपने किसी का डीएनए या आरएनए लिया, किसी भी एनिमल्स का, जैसे मान के चलो कोई भी फॉरेन डीएनए ले लिया आपने, कोई एलियन का डीएनए ले लिया आपने, ले लिया, आपको पसंद आ गया, आपने ले लिया उसका डीएनए, उसमें कुछ नई चेंजेस दिखाई दी, और मैं उस डीएनए को किसी दूसरे होस्ट में ट्रांसफ़र करना चाहती हूँ। दूसरा होस्ट मतलब दूसरे एनिमल्स में। एनिमल्स मतलब कि बैक्टीरिया का यूज़ करेंगे हम, पूरे उसमें बैक्टीरिया का यूज़ होगा। मैंने उस डीएनए को लिया उस एलियन स्पीसीज से, और उस डीएनए को मैंने दूसरे होस्ट में ट्रांसफ़र कर दिया, और ट्रांसफ़र होने के बाद उसके शरीर में, उसके फिनोटाइप में, फिनोटाइप मतलब बाहर का जो रूप है, उसमें जो चेंजेस दिखाई दिए, वो कौन सी इंजीनियरिंग है? जेनेटिक। क्या करा मैंने? उसकी जीन्स में परिवर्तन कर दिया। उसकी जेनेटिक मतलब किस में चेंज कर दिया मैंने? जीन्स में परिवर्तन कर दिया। वो क्या कहलाती है? जेनेटिक इंजीनियरिंग। आपने देखा ना, एक्सपेरिमेंट करते हैं साइंटिस्ट लोग, काफ़ी एक्सपेरिमेंट करते हैं। सपोज आपके अंदर कुछ ऐसा डीएनए है जो दूसरे के अंदर नहीं है। हो सकता है आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आपका माइंड काफ़ी अच्छा डेवलप हो, आइंस्टाइन की तरह आपका दिमाग हो, है ना। मैंने आपका डीएनए ले लिया, ठीक है, ताकि और भी लोगों की उससे भला हो जाए, हमारे भला हो जाए, यही सोचते हैं। तो डीएनए लेके मैंने दूसरे बैक्टीरिया में, होस्ट में क्या कर दिया? ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद मैंने क्या देखा? उसकी जो फिनोटाइप मतलब बाहर के जो रूप में जो परिवर्तन हुआ, फिल्म तो देखी हो ना एलियन वाली, जीन्स डाल दो तो इंसान भी कुछ और दूसरा रूप ले लेता है ना, ग्रीन कलर के हो जाते हैं, है ना। तो ये क्या है? फिनोटाइप में परिवर्तन। वो किस में आता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग में। क्या आता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग में। तो उन्होंने बोला आफ्टर द केमिस्ट्री, आपकी केमिस्ट्री क्या होती है? आपके बॉडी का आरएनए और डीएनए। आपके बॉडी का आरएनए डीएनए में किसी दूसरे के होस्ट में, जैसे सपोज इसका डीएनए निकाल के मैंने इसमें ट्रांसफर कर दिया, इसके कैरेक्टर इसके अंदर आ जाएंगे ना, तो वो कौन सी इंजीनियरिंग कहलाएगी? जेनेटिक इंजीनियरिंग। मैंने सीता का डीएनए गीता में डाल दिया और गीता सीता जैसे बिहेव करने लगी, वो कौन सी इंजीनियरिंग है? जेनेटिक इंजीनियरिंग।
तो सिंपल एक लैंग्वेज याद रखना कि हम आफ्टर केमिस्ट्री, केमिस्ट्री मतलब जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल मतलब आरएनए और डीएनए, आरएनए और डीएनए को अगर हम किसी दूसरे होस्ट में ट्रांसफर करते हैं और उसके फिनोटाइप में जो चेंजेस दिखाई देता है वो कौन सी इंजीनियरिंग कहलाती है? जेनेटिक इंजीनियरिंग। आई बात समझ में बेटा? अब आती है केमिकल इंजीनियरिंग क्या कहलाती है? रासायनिक इंजीनियरिंग। सिंपल बात है, आप सपोज एक साइंटिस्ट बन गए बड़े लेवल के और आपको किसी ने बोला कि आपको कोरोना की वैक्सीन बनानी है, एग्जाम्पल समझा रही हूँ। आप लैब में जाएंगे, लैब को आप क्या करोगे? माइक्रोब्स फ्री करोगे, जहां पर एक भी बैक्टीरिया एक भी फंगस ना हो, स्टेराइल कर दोगे, सूक्ष्म जीव रहित रख दोगे उसको, और उस जगह पर जाकर आप कोई एक्सपेरिमेंट करोगे। वो जगह कैसी होगी? माइक्रोब्स फ्री होगी, और वहां पर जाकर एक आप वैक्सीन या एंटीबायोटिक्स या एंजाइम्स बनाओगे। वो इंजीनियरिंग कौन सी कहलाती? केमिकल। जैसे कि आपने देखा आईसीयू देखा होगा ना सभी ने, आईसीयू में जब अपन किसी पेशेंट को मिलने जाते हैं तो आईसीयू वाले क्या कहते हैं? ड्रेस पहनो, है ना, स्लीपर भी चेंज कराते हैं, समझ रहे ना? ऐसा ना कि बाहर से आए कोई माइक्रोब्स लेके आयो और उस पेशेंट को दे दो तो वो फिर से इन्फेक्टेड हो जाए। ऐसा ही होता है केमिकल इंजीनियरिंग में। जब आप एक बड़े लेवल पे एंटीबायोटिक या वैक्सीन या कोई एंजाइम बनाते हो ना बेटा, उस जगह को स्टेराइल करते हो, माइक्रोब्स फ्री करते हो, माइक्रोब्स फ्री करके आप नया प्रोडक्ट बनाते हो, वो कहलाती केमिकल इंजीनियरिंग। क्या कहलाती है? केमिकल। आप भी आगे चल के एक फ्यूचर नर्स बनोगे, आपके अंदर भी टर्म एंड कंडीशन आएगी कि आईसीयू में कैसे जाना, एक ड्रेस रहती है, स्लीपर भी रहती है इवन, और पूरा बालों को भी कवर कर देते हो, ग्लव्स भी पहन के जाते हैं। क्यों? माइक्रो फ्री। वहाँ पर एक इंजीनियरिंग, कौन सी इंजीनियरिंग का काम हो रहा है? केमिकल इंजीनियरिंग। तो प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के दो प्रिंसिपल होते हैं, दो सिद्धांत होते हैं। एक सिद्धांत होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम जेनेटिक मटेरियल आरएनए और डीएनए का यूज़ करके लेकर दूसरे होस्ट में जो ट्रांसफ़र करते हैं, और उसके शरीर में जो भी परिवर्तन होता है, जो भी उसके फिनोटाइप में, आकार में, उसकी स्किन में, उसके बालों में जो भी परिवर्तन दिखाई देता है, चेंजेस, वो होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग। इज दैट क्लियर? केमिकल इंजीनियरिंग में क्या कर रहे हैं? आप एक साइंटिस्ट बन गए हैं, एक लैब में काम कर रहे हैं, उस लैब को पूरा माइक्रोब्स फ्री करेंगे, एक भी माइक्रोब्स ना हो, एक भी बैक्टीरिया या एक भी फंगस ना हो, उस जगह को स्टेराइल कंडीशन और माइक्रोब्स फ्री करके आप जो भी प्रोडक्ट बनाते हो, प्रोडक्ट एग्जांपल एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन और एंजाइम्स बनाते हो, वो कौन सी इंजीनियरिंग कहलाती है? केमिकल इंजीनियरिंग। क्लियर? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेनेटिक इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग? समझ आया आपको बेटा? जेनेटिक इंजीनियरिंग में आरएनए डीएनए का यूज़ करके दूसरे होस्ट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसके फिनोटाइप में जो चेंजेस हो रहा है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग होता है। केमिकल इंजीनियरिंग में क्या कर रहे हैं? हम उस जगह को माइक्रोब्स फ्री कर रहे हैं, और माइक्रोब्स फ्री करके आप जो भी दवाई बनाएंगे, जो भी एंजाइम्स या कोई भी वैक्सीन बनाएंगे, वो केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर आ जाएगा। यही तो टेक्नोलॉजी है। लेकिन इस पूरे चैप्टर में आप जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ेंगे। चलिए डेफिनेशन के फॉर्म में लिख लीजिए, अलग अलग या सिंपल मत बनाओ बॉक्स। मैं यहाँ पे डेफिनेशन है उसको हटा दो। हाँ, ये तो मैंने समझाने के लिए दिया था, लिख लिया ना? लिख लिया फिर भी चलेगा, बॉक्स में भी लिख लो, कोई इशू नहीं है। चलिए डेफिनेशन लिखिए। आफ्टर द केमिस्ट्री, आफ्टर द केमिस्ट्री आफ्टर द केमिस्ट्री, ब्रैकेट में लिखना जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल कौन से होते हैं बेटा? आरएनए और डीएनए। आफ्टर द केमिस्ट्री, जेनेटिक मटेरियल आरएनए और डीएनए किस में इंट्रोड्यूस कराओगे? होस्ट में। इंट्रोड्यूस इनटू होस्ट। होस्ट कौन होता है? दूसरा। सीता का डीएनए हम
गीता में डाल रहे हैं वो गीता क्या हो जाएगी, होस्ट हो जाएगी। हाँ, तुम्हारा उसमें डाल देती हूँ ना, तुम्हारे अंदर दूसरे इंट्रोड्यूस इनटू होस्ट, और चेंज किस में आएगा, फिनोटाइप में। किस में होगा, फिनोटाइप में, है ना। चेंज द फिनोटाइप, इसके आगे लिख लें बेटा, चेंज द फिनोटाइप। मेरा डीएनए लेगी तो सिर्फ बायो ही पढ़ पाएगी। ठीक है। आफ्टर द केमिस्ट्री जेनेटिक मटेरियल आरएनए डीएनए इंट्रोड्यूस इन द होस्ट चेंज द फिनोटाइप। किस में चेंजेस आ जाएंगे, फिनोटाइप में। अब हिंदी वाले लिखें, इस तकनीक द्वारा आनुवांशिक पदार्थ, इस तकनीक द्वारा आनुवांशिक पदार्थ, ब्रैकेट में लिख लेना डीएनए आरएनए, इस तकनीक द्वारा आनुवांशिक पदार्थ डीएनए आरएनए के रसायन में, रसायन में, रसायन में, रसायन में कर, रसायन में, इसमें डीएनए के पदार्थों के रसायन में, रसायन में इसे परपोषी जीवों या होस्ट, क्या लिख लेना, रसायन कर इसे, इसे, इसे परपोषी जीवों या होस्ट, परपोषी जीवों या लिख सकते हैं हम होस्ट, रसायन कर इसे परपोषी जीवों या होस्ट में प्रवेश कराकर, प्रवेश कराकर इसके फिनोटाइप में, इसके फिनोटाइप में परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या कहते हैं, जेनेटिक। और फिनोटाइप ये हमारा बाहरी रूप। हो सकता है मुझे इसका डीएनए में इसके आंखें अच्छी लग रही हैं, इसके बाल अच्छे लग रहे हैं, है ना, मैंने अपने अंदर ट्रांसफ़र करा लिया, मेरी बॉडी के अंदर जो चेंजेस आए वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे हम। तो फिनोटाइप आपके बाहरी आकृति में जो परिवर्तन आ रहा है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे, है ना। चलिए केमिकल इंजीनियरिंग में लिखिए, इसमें क्या करते हैं, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशन, मेंटेनेंस, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशन, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशन। स्टेराइल कंडीशन मतलब माइक्रोब फ्री जगह। क्या करेंगे हम, माइक्रोब फ्री जगह, जहां पर एक भी माइक्रोब्स ना हो, एक भी सूक्ष्म जीव ना हो, माइक्रोब फ्री। स्टेराइल कंडीशन क्या कहलाती है बेटा, माइक्रोब फ्री स्टेराइल कंडीशन होगी, और वहां पर आप अपने पसंद का डिजायर सेल ग्रोथ कर सकते, जो भी बना रहे आप लोग, है ना। फॉर ग्रोथ, फॉर ग्रोथ डिजायर, डिजायर मतलब अपने पसंद का, डिजायर्ड सेल, फॉर ग्रोथ डिजायर सेल, और प्रोड्यूस, टू प्रोड्यूस डिजायर प्रोडक्ट, टू प्रोड्यूस डिजायर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या लिख सकते हैं आप, एग्जाम्पल एंटीबायोटिक, और क्या, वैक्सीन, एंजाइम, एंजाइम एक्सेट्रा। ये होती है केमिकल इंजीनियरिंग। आप लोग लिख लें, लिखिए, लिखिए, सूक्ष्म जीव रहित, सूक्ष्म जीव रहित वातावरण बनाकर, सूक्ष्म जीव रहित वातावरण बनाकर
बनाकर, लिख लिया, बनाकर केवल केवल वांछित सूक्ष्म जीवों, वांछित मतलब अपने पसंद का, वांछित सूक्ष्म जीवों या कोशिकाओं में वृद्धि कर, या कोशिकाओं में वृद्धि कर अधिक मात्रा में बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, अधिक मात्रा में बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट जैसे एंजाइम, एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट जैसे एंजाइम, वैक्सीन और एंटीबायोटिक आदि। ठीक है, इनका निर्माण होता है केमिकल इंजीनियरिंग में। अगर किसी होस्ट में आपके डीएनए को ट्रांसफ़र करना है तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ हो रहा है। अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, एंटीबायोटिक्स बना रहे हो, एंजाइम्स बना रहे हो, वैक्सीन बना रहे हो, तो किस इंजीनियरिंग का यूज़ हो रहा है? केमिकल इंजीनियरिंग की। ठीक है, चलिए, जिसको हम बायो प्रोसेसिंग भी कह सकते हैं। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? अगर कोई पूछ ले प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या है, तो सिंपल याद रखना बेटा, दो प्रिंसिपल होते हैं बायोटेक्नोलॉजी के, एक होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, एक होती है केमिकल इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम किसी का भी डीएनए लेते हैं और किसी दूसरे होस्ट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाती है। और केमिकल इंजीनियरिंग में हम अगर एंटीबायोटिक, एंजाइम या वैक्सीन का निर्माण कर रहे हैं तो उसके लिए हम उस जगह को माइक्रोब फ्री करेंगे। आपने देखा था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक एक्सपेरिमेंट करा था, उन्होंने प्लेट नहीं धोई थी, तो उस प्लेट में कौन सा बैक्टीरिया आ गया था? है ना, दूसरा आ गया था ना, फंगस लग गई थी उस प्लेट में। काम किस पे कर रहे थे? बैक्टीरिया पे, और लग क्या गया था वहाँ पे? फंगस। तो यही चीज़ बोला, प्लेट को अगर धो देते हो सकता है वो फंगस ना लगता, और अगर धो देते तो अपन को पेनिसिलिन भी नहीं मिलती, एंटीबायोटिक। तो जब भी ये दवाइयाँ या एंजाइम्स या वैक्सीन का जब फॉर्मेशन करते हैं तो साइंटिस्ट लोग उस जगह को माइक्रोब फ्री रखते हैं जहाँ पर एक भी बैक्टीरिया ना हो, और आपको भी अंदर नहीं जाने देंगे, किसी को अंदर नहीं जाने देते। हाँ, जब वो लैब पे जाते हैं तो उन्हें पूरा ड्रेसअप, अपने आप को पूरा कवर करके जाते हैं ताकि बाहर से कोई भी बैक्टीरिया, और पूरा गेट लगा कर रखते हैं। तभी तो इतने बड़े लेवल पे आपको इतनी एंटीबायोटिक्स मिलती हैं, एंजाइम्स मिलते हैं, वैक्सीन मिलती है, जो आपकी बॉडी पे क्या हो सके, काफ़ी अच्छे से रिस्पॉन्स दे सके। अगर नहीं करेंगे काम ऐसा तो साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। ठीक है, चलिए, ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इतना समझ आया बेटा? तो मैं आगे बढ़ूँ, आ गया? चलिए, अब इसमें एक मेथड आती है जीन क्लोनिंग। क्या आती है? जीन क्लोनिंग। बायोटेक्नोलॉजी में एक पढ़ेंगे जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग भी होता है और एक जीन ट्रांसफर भी होता है। क्या होती है जीन क्लोनिंग? नकल कर लेना, सिंपल बात है। कोई आपकी कॉपी कर रहा है, वो क्या कहलाती है? जीन क्लोनिंग। क्या कहलाती है? जीन क्लोनिंग। सिंपल है कि किसी भी जीव से आप निकाले गए डीएनए का और डीएनए के जीन की नकल करना ही जीन क्लोनिंग कहलाती है। आपके डीएनए की क्या कर लिए? नकल, वो क्या कहलाती है? जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग की नकल करके किसी दूसरे होस्ट में जो ट्रांसफ़र करा रहे हैं उस जीन को, वो क्या कहलाता है? जीन ट्रांसफ़र। क्या कहलाता है? जीन ट्रांसफ़र। और वहाँ पर जाके बहुत सारी मल्टीपल्स कॉपीज़ बनती हैं। क्या बनती हैं? मल्टीपल्स कॉपीज़। चलिए, जीन क्लोनिंग का मतलब ही समझ लीजिए। किसी भी जीन को नकल करना, जीन क्लोनिंग। जीन की क्या करना? नकल करना या कॉपी करना। जीन की नकल करना ही जीन क्लोनिंग कहलाती है। सपोज जीन क्या होता है? डीएनए, ये आरएनए, जीन क्लोनिंग। अब इसके बारे में आप आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए पढ़ाएंगे, या इसको मैं समझा ही देती हूँ क्या होती है जीन क्लोनिंग। बात ही नहीं बेटा?
जीन क्लोनिंग। लुक एट द ब्लैक बोर्ड बेटा। जीन क्लोनिंग होती क्या है समझिए। जीन क्लोनिंग, सपोज ये किसी बैक्टीरिया या फंगस, उसका खुद का डीएनए है और जीन है। जीन से क्या करा उन्होंने, अब दिख रहा बेटा? चलिए, ये सिंपल है समझने के लिए। अभी जीन क्लोनिंग में मान के चलो, कलर चेंज करो, ये डीएनए है, ठीक है। यहां पर से आपको एक जीन निकालना है जो आपको पसंद है। आपने यहां से कट किया। कट करने के लिए एक कैंची होती है, उस कैंची का क्या नाम है? रेस्टिगेशन एंजाइम। कौन सा एंजाइम? रेस्टिगेशन एंजाइम। हाँ, रेस्टिगेशन एंजाइम्स होता है। रेस्टिगेशन एंजाइम जो कि आपकी मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर सीजर। समझ लीजिए, मॉलिक्यूलर सीजर, आणविक कैंची। आणविक कैंची, इस आणविक कैंची से आप इसको कट कर लोगे। कट करने के लिए आपको क्या चाहिए? एक बैक्टर चाहिए रहता है। क्या चाहिए रहता है? बैक्टर। बैक्टर एक प्लाज्मिड की तरह काम करता है, ठीक है। हाँ, तो आपने इसको कट करके यहां पर इसको जोड़ दिया। जिससे जोड़ा वो कौन सा ग्लू था? लाइगेज। क्या था? लाइगेज। लाइगेज एक ग्लू की तरह काम करता है। कोई भी चीज कट करेगा आपकी बॉडी में, किसी भी डीएनए को कट करेगा, उस डीएनए को जोड़ने के लिए क्या चाहिए आपको? लाइगेज। इस लाइगेज के थ्रू आपने इसको जोड़ दिया, यहाँ पे कट किया, अलग कर दिया। आपका ये डीएनए कट हुआ था और इसको जोड़ दिया वापस, तो क्या बन गया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसको मैंने बोला था आरडीएनए। और फिर ये दूसरे होस्ट में आपने क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। और ट्रांसफर करने के बाद इसमें बहुत सारी मल्टीपल्स कॉपीज बनती है। तो ये क्या हो रहा है बेटा? जीन क्लोनिंग हो रही है। क्या हो रही है? जीन क्लोनिंग। सिर्फ समझना है, भी लिखना नहीं है। क्या करा इन्होंने? आपके डीएनए को कट कर उसको कट किससे किया? रेस्टिगेशन है। ये बार बार आएगी, ये चीज समझ लेना सिंपल लैंग्वेज में। सपोज मुझे सीता का डीएनए चाहिए, तो डीएनए चाहने के लिए मुझे कट करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि वो डीएनए सीक्वेंस ही पूरा कट कर दूंगी, नहीं, है ना। डीएनए के सीक्वेंस भी होते हैं, आपने पढ़े होंगे। शुगर और फॉस्फेट से जुड़े रहते हैं और इसमें पूरा सीक्वेंस होता है। तो जैसे मुझे ये डीएनए का इतना पार्ट चाहिए मुझे, ठीक है। कट करने के लिए जैसे आपके घर में कैंची होती है ना सब्जी काटने के लिए, ऐसे डीएनए को कट करने के लिए क्या होता है? रेस्टिगेशन एंजाइम होता है। वो आपकी बॉडी की क्या होती है? मॉलिक्यूलर सीजर। मैंने कट कर लिया, कट करके मैंने उस डीएनए को मुझे ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर करने के लिए मुझे एक बैक्टर की जरूरत पड़ेगी, जिसको बोलते हैं संवाहक। उसमें मैंने उसको जोड़ दिया। डीएनए लाइगेज एक ग्लू होता है, उस लाइगेज से मैंने उसको जोड़ दिया। वो जुड़कर क्या बन गया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बन गया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को मुझे गीता के अंदर डालना है। तो गीता क्या हो गई? मेरी होस्ट हो गई। क्या हो गई? होस्ट हो गई। और मैंने इसमें ट्रांसफर कर दिया और इसकी बहुत सारी क्या बन गई? कॉपीज बन गई। तो यहां पर हो गई जीन क्लोनिंग। ट्रांसफर क्या हो गया? जीन ट्रांसफर। क्या हो गया? जीन ट्रांसफर। ये हो गई, सिंपल है। जीन क्लोनिंग क्या होती है? किसी भी डीएनए की कॉपीज बनेगी, यहाँ पे बहुत सारी नकल्स बनेगी। इतनी कॉपीज बन जाएंगी यहाँ पर, बहुत सारी कॉपीज बन जाएंगी यहाँ पर। ये हो जाती जीन क्लोनिंग।
और उस जीन को आपने होस्ट में ट्रांसफ़र करा, उसको क्या कहते हैं, जीन ट्रांसफ़र। अब इसको बस इतना याद रखना कि इसमें याद रखने वाला पॉइंट क्या है, मॉलिकुलर सीजर का नाम क्या है, रेस्टिगेशन एंजाइम। सपोज अगर एग्जामिनर ये पूछ ले कि कौन सा है एंजाइम जो आपके डीएनए को कट करता है, तो वो कौन है, रेस्टिगेशन एंजाइम। कौन है, रेस्टिगेशन एंजाइम। कौन सा ग्लू है जिससे ये जोड़ा जाता है, कौन सा, लाइगेज एंजाइम। क्लियर। अब हम पढ़ेंगे पहली बार फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया था, उसी में आप पढ़ेंगे जीन क्लोनिंग और जीन ट्रांसफर। चलिए, फर्स्ट टाइम रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया था। हाँ हाँ, तो 1970 की बात है। कब की बात है, 1970 की बात है। चलिए आ जाइए, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसको अच्छे से समझने नहीं पूरी एक्सप्लेनेशन को। हाँ, कृत्रिम पुनर्योगज डीएनए, का निर्माण, कृत्रिम पुनर्योगज का निर्माण, डीएनए का निर्माण, पुनर्योगज डीएनए का निर्माण लिखना बेटा। पहली बार किसने बनाया था रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अभी तक आपने ये पढ़ा है, टेक्नोलॉजी का यूज तो हो रहा है, अब टेक्नोलॉजी का हम यूज करेंगे। तो हमारे साइंटिस्ट आए थे, 1970 की बात है। कब की बात है, 1972 की बात है कि 1970 की, 2 है ना, हाँ वही मैं पूछ, क्लियर कर, 1972 की बात है, 1972 की बात है। इसमें कुछ साइंटिस्ट ने काम किया था, उन साइंटिस्ट का नाम क्या है बेटा, हार्वर्ड है, बोयर है और स्टैनले कोहन है। लिख लीजिए, हार्वर्ड, बोयर, स्टैनले कोहन। हाँ बेटा, वो इसमें आ जाएगा, जीन क्लोनिंग, ठीक है। वो से मैंने एक डेफिनेशन के फॉर्म में बताया था, जीन क्लोनिंग मतलब नकल करना, और उसके इसमें भी जीन क्लोनिंग होगी ना, फिर उसको डेफिनेशन के फॉर्म में लिख दूंगी एक्चुअल। हाँ बेटा, क्या बेटा, डीएनए था वो पूरा क्या होता है, देखो प्लाज्मिक डीएनए होता, उससे एक जीन को कट करना पड़ता है। हाँ, वो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन था जिसको मैंने कट किया था। हाँ, वो फेविकोल था, लाइगेज, जिससे जोड़ दिया था मैंने, ठीक है। चलिए, हाँ बेटा, संवाहक वेक्टर होता है। चलिए गर्ल्स इधर आइए, अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, सपोज आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है, तो 1972 में साइंटिस्ट थे हार्वर्ड, बोयर और स्टैनले कोहन, जिन्होंने एक आर्टिफिशियल तरीके से रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था। किस तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से, लेबोरेटरी मेथड से एक डीएनए बनाकर बताया था। ये कब की बात है, 1972 की बात है। हार्वर्ड, बोयर, स्टैनले कोहन, इन्होंने आर्टिफिशियल तरीके से रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया। हिस्ट्री में अगर आप पढ़ेंगे तो 1970 हार्वर्ड, बोयर और स्टैनले कोहन ने काम किया था। अब अगर हम बात करेंगे तो आप मुझे बताइए, साल्मोनेला टाइफिनूरियम कहाँ पढ़ के आ रहे हो, टाइफाइड, कौन सी बीमारी कॉज कर रहा था, टाइफाइड, ठीक है। तो साल्मोनेला टाइफिनोरियम फंगस है, बैक्टीरिया है कि क्या है, बैक्टीरिया,
क्या है? बैक्टीरिया, टाइफाइड। चलिए, साल्मोनेला टाइफिनूरियम, इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा। उन्होंने एक बैक्टीरिया लिया, उस बैक्टीरिया का नाम क्या था? साल्मोनेला टाइफिनूरियम। लिख लीजिए, साल्मोनेला टाइफिनूरियम। ये क्या था? एक ऐसा बैक्टीरिया था जो कौन सी बीमारी कॉज कर रहा था? टाइफाइड। टाइफाइड वाली बीमारी कॉज कर रहा था। ठीक है। हमारे हार्वर्ड बॉयर स्टैनले कोहन 1972 में उन्हें एक आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना था। आप भी साइंटिस्ट बनेंगे तो आपको भी एक आर्टिफिशियल तरीके से एक डीएनए बनाना है। ठीक है, नहीं बनना नर्स बन जाओ, वही है। चलिए, साल्मोनेला टाइफिनूरियम बैक्टीरिया का उन्होंने एक प्लाज्मिड लिया। क्या लिया? प्लाज्मिड। समझ लीजिए, ये प्लाज्मिड था। इसके ऊपर ये था एक रेस्ट्रिगेशन, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन। क्या था? एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन। गर्ल्स बातें नहीं बेटा। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन। और ये किसका स्ट्रक्चर है? पूरा प्लाज्मिड। ये क्या है आपका? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जो कि एक डीएनए है। प्लाज्मिड जो कि देखने में कैसा दिख रहा है? सर्कुलर, गोलाकार। सर्कुलर था। और कैसा था? स्मॉल था, सर्कुलर डीएनए था, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल था, सर्कुलर था, स्मॉल सर्कुलर इसमें डीएनए था, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल था, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल था। और कैसा था बेटा? ये ऑटोसोमल रेप्लिकेटिंग, इसके कैरेक्टर है प्लाज्मिड के। ऑटोसोमल रेप्लिकेटिंग। हिंदी वाले लिख लें इसको, प्लाज्मिड की कैरेक्टर लिख लें। बात लिखिए, गोलाकार, गुणसूत्र, बाह्य डीएनए, गोलाकार, गोलाकार, गुणसूत्र या क्रोमोसोम लिख लेना। गोलाकार, गुणसूत्र, बाह्य डीएनए और स्वतः प्रतिकृति, मतलब स्वयं रेप्लिकेटिंग, सेल्फ रेप्लिकेटिंग। बाह्य डीएनए और सेल्फ रेप्लिकेटिंग या स्वतः प्रतिकृति। समझ लो, यहाँ पे कंफ्यूज हो आप लोग। मैंने एक बैक्टीरिया लिया है, गोलाकार, बाह्य डीएनए, गोलाकार, हाँ फिर से लिखिए, गोलाकार, गुणसूत्र, बाह्य डीएनए और स्वतः प्रतिकृति। ये प्लाज्मिड का यूज करा हमने। ऑटोसोमल मतलब स्वतः प्रतिकृति, रेप्लिकेटिंग मतलब रेप्लिकेशन, प्रतिकृति। आप समझो, पूरा कंसंट्रेशन रखना बेटा। मैंने एक बैक्टीरिया लिया, उस बैक्टीरिया का नाम क्या था? साल्मोनेला टाइफिनूरियम, जो कि टाइफाइड को, आप पहले पढ़ के आ चुके हो, टाइफाइड को कॉज करने वाला बैक्टीरिया का नाम क्या है? साल्मोनेला टाइफिनूरियम। इसका खुद का एक प्लाज्मिड है, खुद का डीएनए था।
मुझे इसमें कोई चीज़ पसंद आ गई है, इसका जीन पसंद आ गया, तो मैंने उसमें कुछ कैरेक्टर देखे। इसका प्लाज्मिड कैसा था? सर्कुलर था, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल था, और कैसा था? ऑटोसोमल रेप्लिकेटिंग का था। ये मैंने कैरेक्टर देखे उसमें। सर्कुलर क्रोमोसोम था इसका, और डीएनए था, और कैसा था? ऑटोसोमल रेप्लिकेटिंग। इतना समझ आया? मैंने एक बैक्टीरिया लिया, उस बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफिनोरियम। उसका खुद का एक प्लाज्मिड था। उस प्लाज्मिड में कैरेक्टर देखे मैंने, वो गोल आकार का था, उसमें बाहर डीएनए था, और क्या था बेटा? सोम रेप्लिकेटिंग वाली उसमें क्वालिटी थी। खुद क्या करता था? कॉपी बना सकता था आगे चल के। ये मैंने देखा। अब मुझे क्या लेना था? उसका जीन लेना था। क्या लेना था मुझे? जीन। उस जीन का नाम क्या है? एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन। कुछ तो क्वालिटी होगी जब तो मुझे इसका जीन चाहिए, है ना? एंटीबायोटिक क्या बोलते हैं इसको? प्रतिरोधी कूट लेखन जीन। हाँ, प्रतिबंधन तो रेस्टिकेशन एंजाइम होता है। प्रतिरोधी कूट लेखन, है ना? प्रतिरोधी कूट लेखन जीन। मुझे ये चाहिए। इसको चाहने के लिए मुझे कौन सा कैंची चाहिए? क्या चाहिए मुझे? रेस्टिकेशन एंजाइम, जो कि क्या कहलाती है? एक मॉलिक्यूलर सीजर कहलाती है। क्या कहलाती है? मॉलिक्यूलर सीजर। चलिए, मैंने सबसे पहले इसका प्लाज्मिड निकाला। ये निकाल लिया मैंने प्लाज्मिड। ये था इसमें जुड़ा हुआ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन। मैंने इसको कट कर दिया। इसको मैंने कैंची से कट कर दिया। इस कैंची का नाम क्या है? रेस्टिकेशन एंजाइम। रेस्टिकेशन एंजाइम, प्रतिबंध एंजाइम। इसको मैंने कट कर दिया। कट करने के बाद मैंने क्या देखा? ये पार्ट अलग हो गया, ठीक है, और ये रेड वाला पार्ट भी अलग हो गया। अलग हो गए। इतना समझ आया? मुझे आर्टिफिशियल डीएनए बनाना ना, तो मैंने किसी का प्लाज्मिड लिया, उसको जो जीन चाहिए था मैंने उसको कट कर दिया मॉलिक्यूलर सीजर से, और इस तरीके के मुझे दिखाई दिया। अलग अलग हो गए। अब मुझे इस पार्ट को ट्रांसफ़र करना होस्ट के अंदर। होस्ट में ट्रांसफ़र करने के लिए मुझे एक बैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। क्या पड़ेगी? बैक्टर। मैं लेकर आऊँगी एक बैक्टर। लेबोरेटरी मेथड है, लैब में हो रही है सारी चीज़ें बेटा, ठीक है। मैं क्या लेकर आ गई? एक बैक्टर। ये आ गया बैक्टर। बैक्टर का यहाँ पर आप देखेंगे ये पार्ट खाली है। अब इस बैक्टर में इस डीएनए को मैं जोड़ दूंगी। जोड़ दिया। अगर मैंने इसको जोड़ा तो इसमें ग्लू का नाम क्या है? लाइगेज। लाइगेज एंजाइम के थ्रू मैंने इसको जोड़ दिया। लाइगेज क्या कर रहा है? जोड़ने का काम कर रहा है। जोड़ दिया। ये क्या था? ये क्या? एक बैक्टर है। बैक्टर मीन्स संवाहक। इतना समझ आया? मुझे फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना रहे थे हार्वर्ड, बोयर एंड स्टैनले कोहन। उनको जब बनाना था तो उन्हें एक बैक्टीरिया चाहिए। बैक्टीरिया से उन्होंने क्या निकाल लिया? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड को से उन्होंने जो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जो जीन चाहिए था उनको, डीएनए का एक पार्ट कट कर लिया। उस पार्ट को कट कर लिया रेस्टिकेशन एंजाइम से। इस तरीके मुझे दिखाई दिया। फिर मुझे इसको जोड़ने के लिए एक बैक्टर लेकर आई और इसको उस बैक्टर से जोड़ दिया। जिससे जोड़ा उस एंजाइम का नाम क्या है? लाइगेज। इतना आया समझ में?
जब ये दोनों जुड़ गए, जुड़ने के बाद मुझे कोई होस्ट तो चाहिए। मैंने सीता को के डीएनए को तो कट कर दिया, अब मुझे गीता चाहिए। तो गीता कौन होगी हमारी? ई कोलाई बैक्टीरिया। क्या रहेगी? ई कोलाई बैक्टीरिया। इसके नीचे लिखना आप लोग, है ना। अब मैं लेके आ जाऊंगी दूसरी ई कोलाई बैक्टीरिया। ये लेके आ गई मैं ई कोलाई बैक्टीरिया। इस चीज को मैं क्या कर दूंगी? ट्रांसफर कर दूंगी। यहां पर मैंने इसको लेकर इस होस्ट में ट्रांसफर कर दिया। होस्ट का नाम क्या है? ई कोलाई बैक्टीरिया। हमारा परपोसी जीव का नाम क्या है? ई कोलाई बैक्टीरिया। अच्छे समझ लेना बेटा, बायोटेक्नोलॉजी है, टेक्निक्स का यूज़ करा है। अभी तक रिप्रोडक्शन पढ़ के आए, माइक्रोब्स सारी चीज़ें देखी हैं। ये चीज़ें लैबोरेटरी मेथड्स होती हैं। क्या लेके आ रहा है हम? ई कोलाई बैक्टीरिया, दूसरा होस्ट। उस होस्ट का नाम क्या है? ई कोलाई बैक्टीरिया। ये लेकर आ गए। जब मैं इसको लेकर आई तो इसको मैं क्या करूंगी? इसमें ट्रांसफर कर दूंगी। ये जो आपका बना हुआ है ना पूरा बैक्टर प्लाज्मिड, इसको मैंने इसमें ट्रांसफर कर दिया। ये मैंने इसमें ट्रांसफर कर दिया। हो गया ट्रांसफर। जब ये ट्रांसफर हुआ, इसको क्या बोलते हैं? जीन ट्रांसफर। क्या कहते हैं हम इसको? जीन ट्रांसफर। ये क्या कहलाता है? जीन ट्रांसफर। और इसके अंदर बहुत सारी कॉपीज बन गई, नकल बन के बहुत सारी कॉपी। ये क्या कहलाती है? जीन क्लोनिंग। क्या कहलाती है? जीन क्लोनिंग। क्या कहलाती है? जीन क्लोनिंग। इसके नीचे लिखना बेटा, ना ये क्या कहला दिया? जीन क्लोनिंग। ये बन गया आर्टिफिशियल तरीके से रिकॉम्बिनेंट डीएनए। बहुत सारी फिर इसके बाहर निकाल देंगे कॉपीज। नहीं, नोट कर लो, फिर से लिख समझा देती हूँ। और यहां पर जो डीएनए बना, इसको कौन सा डीएनए कहते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बोलते हैं हम? रिकॉम्बिनेंट या पुनर्योगज डीएनए। चलो पेन कॉपी रखो नीचे, पहले यहां समझ लो। लुक एट द ब्लैक बोर्ड। चलिए, हम इसमें टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं। क्लियर? टेक्नोलॉजी पढ़ने के लिए बेटा यहाँ पे देखिए, लुक एट द ब्लैक बोर्ड। सामने देखिए बेटा, कहीं मत देखो, पेन कॉपी सब नीचे रख दें, फुल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, समझिए। हमारे एक साइंटिस्ट थे, हार्वर्ड बोयर स्टैनले कोहन। कब की बात है? 1972 की। सबसे पहले टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे थे ये। इन्होंने, इनके सामने आया कि हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए बने, एक आर्टिफिशियल तरीके से डीएनए बनाना है। नेचुरल तरीके से तो आपकी बॉडी के अंदर डीएनए, इन्हें आर्टिफिशियल तरीके से क्या बनाना था? डीएनए। तो इन्होंने एक बैक्टीरिया लिया। उस बैक्टीरिया का नाम क्या था? साल्मोनेला टाइफिन्यूरियम। ये क्वेश्चन बनता है कि किस बैक्टीरिया पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था? साल्मोनेला टाइफिन्यूरियम। ये कौन सी बीमारी को कॉज करता था? टाइफाइड। क्लियर? साल्मोनेला टाइफिन्यूरियम एक बैक्टीरिया का नाम, जो किसको कॉज कर रहा है? टाइफाइड वाली बीमारी। मुझे क्या लेना है? डीएनए लेना है, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन। ठीक है, जीन लेना है। तो मैंने इस जीन को कट करा किससे? रेस्टिगेशन एंजाइम से। फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा आपका? रेस्टिगेशन एंजाइम से मैंने इसको क्या कर दिया? कट कर दिया। क्लियर? जब मैंने इसको रेस्टिगेशन एंजाइम से कट किया तो ये अलग अलग हो गए।
सेपरेट हो गया अलग अलग। फिर इसको मुझे जोड़ना है, दूसरे वेक्टर लेकर आएंगे हम, दूसरा उसमें जोड़ना है। जब ये जुड़ता है तो किससे जुड़ता है? लाइगेज। ये सेकंड स्टेप हो गया, यहाँ पर ये आके जुड़ गया। ट्रांसफर करने के लिए हमें हमेशा एक वेक्टर की जरूरत होती है, तो वो वेक्टर आया जो कि एक प्लाज्मिड की तरह काम करता है, ठीक है। इसको जब जोड़ा तो ये क्या बन गया आपका? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बन गया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए, या हम उसको बोल सकते हैं पुनर्योगज डीएनए का निर्माण हो गया। अब ये बन गया तो आपको एक होस्ट चाहिए। होस्ट के लिए आप लेकर आए ई कोलाई बैक्टीरिया को। क्या लेके आए आप? ई कोलाई बैक्टीरिया। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किस में ट्रांसफर कर दिया आपने? ई कोलाई बैक्टीरिया, और आपने छोड़ दिया। उसके अंदर इतनी मल्टीपल्स कॉपीज बन गई, इतने सारे डीएनए बन गए, उसको बोलते हैं हम जीन क्लोनिंग। और जीन को ट्रांसफर करने को क्या कहते हैं? जीन ट्रांसफर। याद रहेगा, याद करने वाला पॉइंट है। 1972 में स्टेनले कोहन और बोयर ने एक्सपेरिमेंट किया था आर्टिफिशियल तरीके से रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने का। क्लियर? उसमें एक कैंची की जरूरत पड़ी। उस कैंची का नाम क्या था? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिसको आणविक कैंची बोलते हैं। इसको जोड़ने के लिए ग्लू की जरूरत पड़ी। उस ग्लू का नाम क्या था? डीएनए लाइगेज। लाइगेज एंजाइम जोड़ दिया। जोड़ने के बाद एक बैक्टर की जरूरत पड़ी। बैक्टर से फिर इसको हमने किस में ट्रांसफर कर दिया? ई कोलाई में। ई कोलाई में ट्रांसफर करने के बाद बहुत सारी मल्टीपल्स कॉपीज बन गई। वो कॉपीज का बनना या नकल करना, वो क्या कहलाता है? जीन क्लोनिंग। बस बन गया, हो गया एक्सपेरिमेंट इनका। ये होती है जीन क्लोनिंग। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है बेटा? एक लाइन लिख लीजिए, कुछ पॉइंट लिख लें। लिखिए, हाँ नोट कर लो कर लो कर लो कर लो। आपको पता है जो मॉस्किटो होता है, मॉस्किटो भी अपने बैक्टर, एक मॉस्किटो जो इंसेक्ट होते हैं वो भी एक बैक्टर के रूप में का अपने किसी भी जो डिजीज़ होती है अपने पैरासाइट को डालना रहता है ना, तो अपने किससे डालते हैं? वो लार्वा से, है ना, अपनी लार से डालते हैं। तो वो मॉस्किटो एक बैक्टर की तरह काम करता है। ऐसे ही इसमें भी एक बैक्टर है जो यूज़ कर रहे हैं हम लोग। किसी भी चीज़ को अगर आपको ट्रांसफ़र करना है तो एक बैक्टर लेकर आना पड़ता है। उस बैक्टर से आपको उसकी बॉडी में ट्रांसफ़र करना पड़ता है। जैसे आपको दवाई मेडिसिन देना मुझे, तो मैं एक इंजेक्शन का यूज़ करूँगी, लिक्विड फॉर्म में डालना मुझे दवाई, तो इंजेक्शन एक बैक्टर होता है, उसके थ्रू मैंने डाल दिया आपकी बॉडी के अंदर, है ना। बैक्टर, कोई भी बैक्टर यूज़ कर लेते। बैक्टर एक प्लाज्मिड की तरह होता है बेटा, है ना। डीएनए प्लाज्मिड की तरह काम करता है। डालने के लिए मुझे एक डीएनए प्लाज्मिड चाहिए रहता है जो एक बैक्टर की तरह काम करता है, या बैक्टर बोल सकते हैं। बैक्टर एक प्लाज्मिड की तरह काम करता है। चलिए, मैं इसकी वीडियो सेंड करूँगी, तुम लोग देखना ग्रुप में, बहुत बढ़िया है टेक्नोलॉजी। ई कोलाई, आपको पता है इंसुलिन की जो दवाई है, डायबिटीज़ नाम तो सुना होगा, आपके जीन से तो बना है। आपके जीन को निकाला है और उससे इंसुलिन दवाई बनाई है। हाँ, ह्यूमुलिन नाम से है। समझ सकते हैं ना कि आपकी बॉडी के जीन से ही ये दवाई। तो ये जो दवाइयाँ बनती है ना, ये ऐसे ही किसी दूसरे उससे लेते हैं और फिर उससे एंटीबायोटिक एंजाइम्स बनती हैं। कोरोना की मेडिसिन आपने सुना, प्लाज्मा का यूज़ करा था इन लोग ने, याद आया? यही तो टेक्नोलॉजी में पढ़ रहे हैं बेटा हम, ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी में पढ़ रहे हैं। लिख लिया? चलो इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक वो लिख लें, नोट्स। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? हाँ, क्लोनिंग बैक्टर। किसको बेटा? हाँ, क्लोनिंग बैक्टर, बैक्टर का यूज़ कर रहे हैं हम। जीन, तो जीन क्लोनिंग क्या होता है? जीन ट्रांसफ़र क्या होता है? ये फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड हो गया, और यहाँ पर जो बन गया ये थर्ड स्टेप हो गया। ठीक है, चलो इसको अब मैं लिख लिया। अगर इस प्लाज्मिड का यूज़ कर रहे हैं, सर्कुलर होता है। क्यों जा रहे हो? अभी थोड़ी टाइम हो, 2 बजे होती क्लास ऑफ, आ जाएगी, जाओ। प्लाज्मिड क्या होता है? सर्कुलर होता है, ऑटोसोमल होता है, और कैसा होता है बेटा? और कैसा होता है? एक्स्ट्रा डीएनए। हम इसमें समझिए, इसमें जो प्लाज्मिड यूज कर रहे थे हम, वो प्लाज्मिड कैसा था? सर्कुलर था। कैसा था? सर्कुलर। और कैसा था? क्रोमोसोम्स, और
एक्स्ट्रा डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल था, क्या था? एक्स्ट्रा। और इसमें डीएनए भी था, डीएनए मतलब डबल स्टैंडर्ड डीएनए था इसके अंदर। ऑटोसोमल मतलब अपने आप से कॉपी बना रहे, रेप्लिकेट। और कौन सी क्वालिटी थी इसमें? ऑटोसोमल था, ऑटोसोमल रेप्लिकेटिंग। हाँ, ये प्लाज्मिड का यूज करा था। ये प्लाज्मिड किसका था बेटा? साल्मोनेला टाइफिन्यूरियम। किसका था? साल्मोनेला टाइफिन्यूरियम, टाइफिन्यूरियम। और इसमें जो बैक्टीरिया होस्ट यूज कर रहे थे, उस होस्ट का नाम क्या था? ई कोलाई। क्या थी? ई कोलाई, जो कि एक बैक्टीरिया है। इतना समझ आया? ई कोलाई था। अब इसमें मॉलिक्यूलर सीजर, मॉलिक्यूलर सीजर कौन थी? आणविक कैची, ये पॉइंट लिख लेना, आणविक कैची। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। जोड़ने का काम कौन कर रहा था? लाइगेज। ये है पॉइंट याद करने के। प्लाज्मिड सर्कुलर था, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल था, और कैसा था? ऑटोसोमल रेप्लिकेटिंग वाली इसमें क्वालिटी थी। जो यूज हो रहा था बैक्टीरिया, उसका नाम क्या था? साल्मोनेला टाइफिन्यूरियम। क्या था? साल्मोनेला टाइफिन्यूरियम। और जिस होस्ट में इसको ट्रांसफर कर रहे थे वो कौन था? ई कोलाई बैक्टीरिया। जिससे कट कर रहे थे? रेस्टिगेशन एंजाइम। जिससे डीएनए को कट कर रहे थे? रेस्टिगेशन एंजाइम। जिससे डीएनए को हम जोड़ रहे थे? लाइगेज एंजाइम। खत्म कहानी, बस इतना है। और ये बन गया आर्टिफिशियल तरीके से रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये कब की बात है? 1972 की बात है। साइंटिस्ट के नाम क्या थे? हार्वर्ड थे, वॉयट थे और स्टैनले कोहेन थे। खत्म। अगर आप किसी भी, जैसे कि सपोज उन्होंने बोला कि अगर आपको डीएनए बनाना है तो आपके लिए कौन कौन से स्टेप होने चाहिए? सबसे पहले आपको एक अच्छे डीएनए की पहचान करनी है, डिजायर्ड जीन जो आपको चाहिए। जो आपको क्या चाहिए? डीएनए चाहिए, तो वांछित डीएनए की पहचान करोगे। दूसरा, वांछित डीएनए के बाद फिर आपको क्या चाहिए? एक होस्ट चाहिए जिसमें आपको ट्रांसफर करना है। तो ये स्टेप लिख लीजिए। हाँ, लिखना पड़ेगा, स्टेप्स लिखने पड़ेंगे। वो लिख रहे थे क्या? लिख रहे थे? अरे तो समझाने के लिए। डिलीट हो गया क्यों? क्या यहाँ तक लिख लिया? चलो लिख देती हूँ। प्लाज्मिड लिख लिया था क्या? मॉलिक्यूलर सीजर लिखना है, लिख लो। मॉलिक्यूलर सीजर, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, और फिर लिख लीजिए जोड़ने का काम कौन कर रहा है? डीएनए लाइगेज। और होस्ट का नाम क्या है? ई कोलाई बैक्टीरिया। चलिए, यहाँ पे कोई डाउट है? समझ आया कि नहीं आया? आया कि नहीं? टेक्नोलॉजी है, थोड़ा सा अपना कंसंट्रेशन रखना है यहाँ पर। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को आपको मॉडिफाई करना है, आपको कुमकुम को चेंज करना है, सोच रहे कोई दूसरे कैरेक्टर आ जाए इसके अंदर, मॉडिफाई करना है, तो आपको कुछ क्या करने पड़ेंगे? स्टेप्स लेने पड़ेंगे। किसी को भी चेंज करना है आपको, तो स्टेप्स कौन कौन से हैं? लिखिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायर्ड जीन। सबसे पहले क्या करेंगे? उसके डीएनए की पहचान करोगे। लिखिए, स्टेप्स लिखिए। चरण लिखिए, उसके कौन कौन से स्टेप्स आएंगे? आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजायर्ड जीन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजायर्ड जीन क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप क्या होगा? हाँ, वांछित, वांछित मतलब डिजायर्ड, अपने पसंद का डीएनए की पहचान करोगे। वांछित
डीएनए की पहचान करेंगे। जीन युक्त लिखना, वांछित जीन युक्त डीएनए की पहचान, वांछित जीन युक्त डीएनए की पहचान। हो गया फर्स्ट स्टेप, अपने पसंद का डीएनए सिलेक्ट करोगे। दूसरा, जब आपने एक डिजायर जीन की पहचान कर ली तो क्या करोगे, होस्ट भी चाहिए विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मिड। किसी भी होस्ट को लेने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, उसमें प्लाज्म उसको एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं। लिखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाई, इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाई, इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाई डीएनए इनटू होस्ट। पहचान करोगे आपकी, उसमें वो एक्सेप्ट करेगा कि नहीं। डीएनए इनटू होस्ट, ठीक है, लिखिए आप लोग। चिन्हित डीएनए का, आइडेंटिफाइड डीएनए का, चिन्हित नहीं लिखो, ये लिखो, आइडेंटिफाइड डीएनए का होस्ट में ट्रांसफर, आइडेंटिफाइड डीएनए का होस्ट में ट्रांसफर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, आइडेंटिफाइड डीएनए का होस्ट में ट्रांसफर और मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मेंटेनेंस ऑफ, पहचान करना, मेंटेनेंस ऑफ, थर्ड वाला है मेंटेनेंस ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए। मेंटेनेंस ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए, ठीक है। थर्ड वाला है, लिखिए, अभी तो बोली नहीं है, लिखिए, ट्रांसफर डीएनए को होस्ट में सुरक्षित रखना। थर्ड वाला पॉइंट है हिंदी वाले में, ट्रांसफर डीएनए को होस्ट में सुरक्षित रखना, ट्रांसफर डीएनए को होस्ट में सुरक्षित रखना और उसकी प्रोजेनी में ट्रांसफर करना। प्रोजेनी मतलब संतति, और उसकी प्रोजेनी में ट्रांसफर करना, संतति में ट्रांसफर करना। मैंने क्या लिखा, मेंटेनेंस, अरे आइडेंटिफाई लिख दिया, मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए लिखना, ये गलत लिख दिया। मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए, मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए, मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए मतलब डीएनए को होस्ट में सुरक्षित रखना और ट्रांसफर द डीएनए इनटू प्रोजेनी, समझ लीजिए ये स्टेप। उन्होंने बोला कि अगर आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है तो सबसे पहले अपने पसंद का डिजायर्ड डीएनए सिलेक्ट करेंगे आप, है ना, अपने पसंद का डीएनए सिलेक्ट करोगे और फिर क्या करोगे, उसको आइडेंटिफाई करके किसी भी होस्ट में आपको डालना है तो उस होस्ट को भी आइडेंटिफाई करना, आपको पहचान करना है कि अगर हम वो डीएनए डाल रहे हैं वो एक्सेप्ट करेगा कि नहीं। हाँ, ये भी पता करना पड़ता है, हो सकता है उसको नहीं चाहिए तुम्हारा डीएनए, वो कह रही थी मुझे नहीं चाहिए, है ना, तो ये होता है। तो उस होस्ट में क्या होना चाहिए, उस होस्ट में भी पहचान करना चाहिए कि वो डीएनए को एक्सेप्ट करेगा कि नहीं। थर्ड स्टेप क्या होगा कि अगर आप, हाँ, अगर आपने होस्ट में ट्रांसफर कर दिया उस डीएनए को, तो उस डीएनए को आपको सुरक्षित भी रखना है और क्या करना है,
ट्रांसफर करना, उसके प्रोजेनी को, उसकी संतानों को भी ट्रांसफर करना है। पीढ़ी दर पीढ़ी उसके कैरेक्टर उसमें पहुंचते जाएंगे, जनरेशन टू जनरेशन। यही तो होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। चलिए, ये हो गया। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? एक बार और एक्सप्लेन कर रही हूँ जितना पढ़ाया बायोटेक्नोलॉजी, कान खोल कर रखना अपने। सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में बायो का मीन्स होता है लिविंग बींस। क्या होता है? लिविंग बींस। अगर लिविंग बींस से आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो आपकी सेवाओं के लिए, वो बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है। वो किसका पार्ट है? बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में दो टेक्नोलॉजी चली हैं, एक ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी और एक मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी में पुराने समय की बात हुई थी, दही बना रहे थे, वाइन बन रहा था, वेरेड बन रहा था और डोसा और इडली भी बन रहा था, ट्रेडिशनल परंपरागत। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में हमने क्या देखा? परखनली शिशु का निर्माण कर रहे थे, आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और क्या हो रहा था? एक नया जीन भी बना रहे थे, जीन का सिंथेसाइज भी कर रहे थे, डीएनए से हम टीके भी बना रहे थे, वैक्सीन का निर्माण भी हो रहा था, और क्या हो रहा था बेटा? किसी भी डिफेक्टेड जीन में भी सुधार कर रहे थे, और एंटीबायोटिक्स एंजाइम्स भी बना रहे थे। क्लियर? इस चीज को, दोनों चीज को मिलाकर एक डेफिनेशन दी ईएफबी वालों ने, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ईएफबी ने डेफिनेशन दी कि इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस और मॉलिकुलर एनालॉग, दोनों का इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन करके उन्होंने बोला टू प्रोडक्ट एंड सर्विस, आप क्या ले रहे हो? उससे सेवाएं ले रहे हो। जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उससे आपको क्या मिल रही हैं? सेवाएं मिल रही हैं। ये दे दिया। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, दो सिद्धांत होते हैं बायोटेक्नोलॉजी, एक जेनेटिक की बायोटेक्नोलॉजी, एक केमिकल बायोटेक्नोलॉजी। जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी में आनुवांशिक इंजीनियरिंग, आनुवांशिक इंजीनियरिंग में वो चीज़ पढ़ेंगे जिसमें हम केमिस्ट्री को चेंज कर देते हैं। आपकी बॉडी का आरएनए और डीएनए, उसको लेकर आप किसी दूसरे होस्ट में ट्रांसफ़र करेंगे और उसके फिनोटाइप में जो भी परिवर्तन होता है वो किस में आएगा? जेनेटिक इंजीनियरिंग में। केमिकल इंजीनियरिंग में आप अगर केमिकल इंजीनियरिंग पे काम कर रहे हैं तो उस जगह को स्टेराइल कंडीशन रखें, माइक्रोब्स फ्री रखेंगे जहाँ पे एक भी सूक्ष्मजीव ना आ सके, और फिर आप उससे क्या बनाओगे? प्रोडक्ट बनाओगे। प्रोडक्ट में एग्जाम्पल आपके एंटीबायोटिक्स, एंजाइम और वैक्सीन। इज दैट क्लियर? फिर आप देखेंगे कि उन्होंने बोला चलो ठीक है, हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग का अगर हम बात करें तो उस पूरे चैप्टर में जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए 1972 की बात है, स्टैनली कोहन और बोयर, हार्वर्ड बोयर, स्टैनली, इन्होंने इस पर एक फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया। क्लियर? फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए में उन्होंने बोला कि हम क्यों ना एक बैक्टीरिया लें, उस बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफिन्यूरियम। याद रखना किस बैक्टीरिया पर एक्सपेरिमेंट किया था? साल्मोनेला टाइफिन्यूरियम। ठीक है, एक बैक्टीरिया लिया, उस बैक्टीरिया से मैंने प्लाज्मिड्स का मैंने उसका डीएनए से एक एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन कट कर दिया। मुझे उसका डीएनए कट करना था, अच्छा लगा, मैंने कट करा। उन्होंने कट करा रेस्टिगेशन एंजाइम की मदद से, एक मॉलिक्यूलर सीजर है, कैंची होती है, उससे उन्होंने कट कर लिया। कट करने के बाद उनको एक बैक्टर चाहिए था, क्योंकि ट्रांसफ़र करने के लिए हमें एक बैक्टर की ज़रूरत होती है। तो उन्होंने एक बैक्टर लेकर आए, जो बैक्टर एक प्लाज्मिड डीएनए की तरह काम करता है। कट किया हुआ पार्ट डीएनए लाइगेज एंजाइम की मदद से उसको जोड़ दिया। जब उसको जोड़ा तो वो बन गया आरडीएनए, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। जब ये डीएनए उन्होंने बना लिया, बनाकर उनको ट्रांसफ़र भी तो करना है, एक होस्ट लेकर आए, उस होस्ट का नाम है इकोलाई। क्या है? इकोलाई। इकोलाई होस्ट में उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया। ट्रांसफ़र करने को बोलते हैं जीन ट्रांसफ़र। क्या कहते हैं बेटा? जीन ट्रांसफ़र। और जीन ट्रांसफ़र के बाद उसमें जो जीन गए उसमें बहुत सारी मल्टीपल्स कॉपीज़ बन गई, नकल बन गई उसकी, बहुत सारी प्रतियाँ। वो प्रति क्या बनती, क्या कहलाती है? जीन क्लोनिंग। बस हो गया आर्टिफिशियल तरीके से। अगर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए में टूल्स भी पढ़ेंगे, टाइम कितना है? 2 बज गया। एक बस पॉइंट लिख लो, फिर उसका छोड़ दे रही। टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट, बस पॉइंट लिखो ताकि नेक्स्ट क्लास में याद रहे क्या पढ़ाना है। टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, कौन कौन से टूल्स यूज किए जाते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में?
हम उन टूल्स के नाम लिखेंगे, सिर्फ नाम लिख के छोड़ देंगे। सबसे पहले टूल्स का नाम होता है मॉलिक्यूलर सीजर, आणविक कैची, लिख लेना। किसका यूज करेंगे? आणविक कैची, मॉलिक्यूलर सीजर। हाँ रेस्ट्रिकेशन, हाँ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लिख लेना। फिर दूसरा लिखिए पॉलीमरेज, ये भी आएगा आपका। हाँ नहीं बेटा, आणविक कैची है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लिख लीजिए। प्रतिबंध एंजाइम, हाँ प्रतिबंध एंजाइम। पॉलीमरेज, पॉलीमरेज पीसीआर चेन पढ़ोगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और एक आता है लाइगेज, ये टूल्स हैं बेटा सारे, क्वेश्चन पूछ लेते हैं। लाइगेज जो कि एक क्या होता है? ग्लू होता है। और एक और लिख लिए, वेक्टर, हाँ मॉलिक्यूलर या व्हीकल। वेक्टर जिसका नाम है संवाहक। और एक क्या होता है? होस्ट ऑर्गेनिज्म। परपोषी जीव, ठीक है, ये लिख लेना, टूल्स होते हैं। क्योंकि आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे ना, इसमें इनका सबका यूज होगा फिर से। हाँ फिर से कट करेगा, पूरी जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़नी है आपको। हाँ आएगा ना नेक्स्ट, बैक्टीरियोफेज भी आएगा, एंडोन्यूक्लियस आएगा, एक्सोन्यूक्लियस। क्या बेटा? ठीक है चलिए। मैडम को बुलाओ, इसको बंद ही करें स्पीकर।